हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 के विद्यार्थी। आज मैं आपके साथ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो 2025 में आने की संभावना है उन पर चर्चा करूंगी यूपी बोर्ड में। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है? बीओडी कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है उसको देखना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी मात्रा का आकलन जो किया जाता है वो ऑक्सीजन की खपत के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? तो लैक्टिक एसिड जो दही को खट्टा बनाता है तो उसमें किस विटामिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है? वो तो विटामिन B12 की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो दही में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला, गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे हुए अपशिष्ट का क्या किया जाता है? तो जला दिया जाता है, लैंडफिल में भर दिया जाता है। तीसरा, खाद की तरह प्रयोग होता है। चौथा, निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। तो बायोगैस संयंत्र में मैंने आपको बायोगैस संयंत्र पढ़ाया हुआ था, उसमें खाद का जो उपयोग बताया था कि जो स्लरी बचती है उसका उपयोग खाद के रूप में हम करते हैं। गोबर गैस संयंत्र में जब गोबर से गैस बना लेते हैं उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसका उपयोग खेत में खाद के रूप में किया जाता है। अगला, दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें उनकी जो जड़ों में होता है वो राइजोबियम लेगुमिनोसोरम एक जीवाणु होता है, वो पाया जाता है। ये नाइट्रोजन को प्लांटों को देने का कार्य करता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो इनकी जड़ों में ये जीवाणु रहता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है? एनाबीना, नॉस्टॉक, एजिटोबैक्टर, सुडोमोनास। तो एनाबीना, नॉस्टॉक और एजिटोबैक्टर ये तीनों ही नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव हैं, बट सुडोमोनास ये नहीं है। ठीक है, तो ये एनाबीना, नॉस्टॉक और एजिटोबैक्टर ये सारे आपके कृषि में जो नाइट्रोजन खाद के रूप में यूज करते हैं उनमें ये वर्क करते हैं। अगला, इसमें सही निशान लगा लेंगे, ये नहीं है सुडोमोनास। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। अगला, बायोगैस उत्पन्न होती है पहला यूबैक्टीरिया द्वारा, दूसरा आर्कीबैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, साइनोबैक्टीरिया द्वारा। तो आर्कीबैक्टीरिया द्वारा ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला एक कोष की सूक्ष्मजीव है। फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है उसमें जो सूक्ष्मजीव यूज होता है वो ईस्ट है। ईस्ट का जो बॉटनिकल नेम होगा वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। इसको अल्कोहल बनाने में और ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट एक फंगाई है, कवक। ठीक है, और इसका उपयोग किण्वन की क्रिया में किसी चीज को फर्मेंट करने में किया जाता है। अगला, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टेनिन प्राप्त किया जाता है। तो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको डाउन करने के लिए एक कवक है मोनोस्कस परपिरियस, इसका यूज किया जाता है। अगला, प्रतिजैविकों को मुक्ता प्राप्त किया जाता है। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। अगला 11वां प्रश्न, अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने के लिए प्रयुक्त साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब इम्यून सिस्टम को निष्क्रिय करना होता है, उस समय जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, इस कवक के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसमें सही निशान आप लोग लगा लेंगे। इनमें डिटेल से आप लोगों को विस्तार से वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, इसके बाद ही मैं ये ऑप्शनल प्रश्न आप लोगों को फिल करवा रही हूँ। अगला, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? तो जो किण्वित फूला हुआ आटा होता है वो जो उभरा रूप दिखता है या जो उसमें छेद बन जाते हैं, ब्रेड में ही ले लो आप, तो उसमें जो CO2 गैस होती है उसके निकलने से वो छेद बन जाते हैं। अगला, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तो टाइफाइड की जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो बिडाल टेस्ट, इसको हिंदी में इस तरीके से भी लिखते हैं। बिडाल टेस्ट आपका जो टाइफाइड बुखार होता है उसकी जांच में ये किया जाता है। एलिसा जो टेस्ट आपका है ये एड्स में इसकी चेक किया जाता है, और PCR आपका एड्स में, और दूसरा आपका जो कोविड-19 था उसमें भी PCR का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और ESR परीक्षण जो होता है इरिथ्रोसाइट
सेडिमेंटेशन, रेट टेस्ट, इरिथ्रोसाइट में जो आपकी सेल्स होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, उनके परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला, चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? तो चिकनगुनिया जो रोग होता है वो एंडीज इजिप्टाई जो मच्छर होता है, फीमेल प्रजाति, उसके काटने से फैलता है। अगला 14वां प्रश्न, टीबी के टीके का नाम है। 17, 22 और 23 में प्रश्न पूछा गया था। तो टीबी के टीके का नाम बीसीजी है। तो बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। तो बीसीजी का टीका इस तरीके से भी हिंदी में लिखा हुआ आता है, बीसीजी। इसका टीका टीबी में लगाया जाता है। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है जो जीवाणु के, ठीक है, इन्फेक्शन से फैलता है। इसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी और ये प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। अगला, पीत ज्वर का वाहक है। तो पीत ज्वर का वाहक जो येलो फीवर होता है, पीत ज्वर का वाहक एंडीज इजिप्टाई जो मच्छर होता है वो होती है फीमेल। अगला, एंडीज इजिप्टाई वाहक है। तो एंडीज इजिप्टाई जो मच्छर की प्रजाति है फीमेल, वो डेंगू ज्वर को भी फैलाती है। अगला, एंटी सीरम होते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो एंटी सीरम एंटीबॉडी होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? तो बिडाल परीक्षण अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। अब 4 ऑप्शन दिए गए। तो बिडाल टेस्ट का जो बिडाल टेस्ट किया जाता है वो टाइफाइड बुखार में किया जाता है। अगला, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो एंडीज इजिप्टाई जो मच्छर होता है वो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होती है। ये 22 और 24 में प्रश्न पूछा गया था। अगला, टाइफाइड रोग के जनक का नाम है। तो टाइफाइड जो बुखार होता है वो जीवाणु के कारण होता है, वो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। अगला, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जब अधिक उत्पादन होने लगता है ब्लड में, तो उस रोग को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ये कैंसर की एक अवस्था है ल्यूकेमिया, या इसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अगला, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो पेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं वो 4 होती हैं। अगला 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गैर संक्रामक रोग है? 2024 में प्रश्न पूछा गया था। मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, निमोनिया। तो मलेरिया, टाइफाइड और निमोनिया ये संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे को टच करने से या संपर्क में आने से फैलते हैं, जबकि कैंसर एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो गैर संक्रामक रोग में कैंसर और एक और आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है एड्स, वो 2 हैं। अगला, MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। 2024 में प्रश्न पूछा गया था। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। MRI जब जो कैंसर होता है उसका परीक्षण करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है। अफीम से जो मॉर्फिन प्राप्त की जाती है उसको हम एल्केलॉइड कहते हैं। अगला प्रश्न, इंटरफेरोन होते हैं। तो इंटरफेरोन पित्ती विषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है? ये 16 में प्रश्न पूछा गया था। पहला, पोलियो, चेचक, एड्स और टीबी। पोलियो भी वायरस से होने वाला रोग है, चेचक भी, चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाला रोग है, वेरियोला वायरस, एड्स भी HIV वायरस से होने वाला रोग है, जबकि टीबी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो वायरस से नहीं होने वाला रोग है, तो ये तीनों वायरस से होने वाला रोग है, जबकि टीबी जो आपका ट्यूबरक्लोसिस ये आपका किससे, जीवाणु से होने वाला रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका पूरा नाम है। अगला, निद्रा रोग के जंतु के कारण होता है। तो एक सीसी मक्खी होती है ट्रिपोनेमा गैम्बियंस, उसके काटने से व्यक्ति सोता रहता है। ठीक है, तो ट्रिपोनेमा गैम्बियंस इस पर निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न 30वां, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? 2014 में प्रश्न पूछा गया था। पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथीपांव। तो जीवाणु जनित जो मानव रोग है ये पोलियो विषाणु कारण होता है, और जो पायरिया होगा वो जिंजीविलिस, ठीक है, प्रोटोजोआ कारण होगा। हाथीपांव फाइलेरियोसिस, हाथीपांव को कहते हैं, ये आपका ये भी निमेटोड जो हेलमेन जनित जंतु होते हैं उनके द्वारा होता है, जबकि अतिसार या डायरिया आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला, निम्न में से कौन सा रिंगवर्म का रोगजनक नहीं है? तो जो रिंगवर्म होती है दांत खाज खुजली, वो किसके कारण होती है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और मैक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन ये तीनों ही रिंगवर्म या दांत खाज खुजली में भूमिका निभाते हैं, जबकि मैक्रोस्पोरम ये नहीं निभाता है। तो यही सही हुआ डी। अगला,
तंबाकू के सेवन से एडिनिलिन व नॉर एडिनिलिन के स्राव का प्रेरण हो जाता है। तंबाकू का कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी है? तो तंबाकू में जो नशीला पदार्थ पाया जाता है, एल्कोलॉइड जो होता है वो निकोटीन होता है। अगला 33वां प्रश्न, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। 2014 में बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो इंटरफेरॉन होता है वो विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित जो पदार्थ होते हैं, अन्य कोशिकाएं संक्रमित ना हो उसको बचाने में हेल्प करते हैं, वो इंटरफेरॉन होते हैं। अगला, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कोशिकाएं गुणन करती हैं, ठीक है, तेजी से बढ़ती हैं तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुंचकर नए ट्यूमर बनाती हैं, रोग की यह अवस्था कहलाती है। तो रोग की यह अवस्था जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर दो तरीके का होता है, सुदुम ट्यूमर और आपका दुर्दम ट्यूमर। तो जो दुर्दम ट्यूमर होता है मैग्नेट, ये कोशिकाओं में गुणन करता है और तेजी से वृद्धि करता है, अन्य भागों में पहुंचकर ये ट्यूमर बनाता है। तो रोग की यह अवस्था मेटास्टेसिस कहलाती है। तो ये सही आंसर हुआ। इस तरीके से मैंने आज 2 लेसन के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के साथ साझा किए हैं। ये इनमें से आपके बोर्ड परीक्षा में 2025 में बहुत सारे प्रश्न मिलने की संभावना है। तो इसी तरीके से मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न अलग से वीडियो में जो लेसन पढ़ाती जा रही हूँ, वीडियो आपके प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने पूरी यूनिट आपकी विस्तार से पढ़ाई हुई है। उसके बाद वीडियो पढ़ाने के बाद या यूनिट फिनिश करने के बाद ही मैं ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।